दोस्तों वेलकम टू एशटेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Oppo F25 Pro की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। जी हाँ, वैसे तो Oppo कंपनी अपने स्मार्टफोन के लुक और डिज़ाइन के लिए जानी जाती है, पर एक स्मार्टफोन में सिर्फ लुक और डिज़ाइन ही नहीं होती और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे फीचर्स होते हैं जिसके कारण एक स्मार्टफोन अच्छा स्मार्टफोन बनता है। कोई भी ग्राहक अपने स्मार्टफोन में सिर्फ लुक नहीं देखता और भी बहुत सारे फीचर्स देखता है, और इस स्मार्टफोन में मेरे हिसाब से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको बताऊँगा, और आपको भी ये वीडियो मेरे हिसाब से लास्ट तक देखनी चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आपको कोई और यूट्यूबर बिल्कुल नहीं बताने वाला है। और इसके फीचर्स प्राइस वगैरह बताकर मैं आपका टाइम ख़राब करने वाला हूँ नहीं। मुझे पता आपने इससे रिलेटेड कई वीडियो देख ली है, फिर भी आपको अगर इसकी रिलेटेड जानकारी लेनी है तो अपनी स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। मैं बात करता हूँ डायरेक्ट स्मार्टफोन की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम मुझे Oppo F25 Pro में लगी वो लगी इसके कैमरा में। जी हाँ, वैसे तो Oppo के स्मार्टफोन अपने कैमरा के लिए जाने जाते हैं, पर इस स्मार्टफोन के साथ ऐसा नहीं है। इसका कैमरा 64 मेगापिक्सल का जो मैन दिया गया है वो मेरे हिसाब से अच्छी फ़ोटो निकाल कर नहीं देता है आपको, ये बहुत ज़्यादा वॉश आउट निकाल कर देता है फ़ोटो। जी हाँ, इसका बैकग्राउंड आप फोटो में देखेंगे तो आपको अलग ही नज़र आएगा कि बहुत ज़्यादा वाइट कर देता है। कई बार अच्छी फ़ोटो निकाल देता है, कई बार ये वाइट कर देता है, तो आपको एक अच्छी फ़ोटो निकालने के लिए 2-3 बार क्लिक करनी होगी। साथ साथ ही स्मार्टफोन में आपको OIS का सपोर्ट भी देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, एक 25,000 रुपये का स्मार्टफोन होते हुए भी इसमें आपको OIS का सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है, वो मैं इस स्मार्टफोन की काफ़ी बड़ी कमी मानता हूँ। तो साथ ही में इसमें आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा भी सिर्फ 8 मेगापिक्सल का ही दिया गया है, वो भी मैं इसकी कमी मानता हूँ, क्योंकि इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड जरूर देना चाहिए। अगर आप OIS में कटिंग कर रहे हैं तो कम से कम अल्ट्रा वाइड सेंसर तो बढ़िया देते। और बात करें Oppo F25 Pro की, अगली प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो लगी इसके प्रोसेसर में। जी हाँ, इसमें आपको MediaTek Dimensity 7050 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि MediaTek Dimensity 1080 का ही रीब्रांड है। जी हाँ, यह प्रोसेसर मेरे हिसाब से 15 से 20,000 रुपये की प्राइस रेंज में जस्टिफाई करता है। 25,000 रुपये की प्राइस रेंज में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप इस चीज़ से पता लगा सकते हैं कि 25,000 रुपये में आपको MediaTek Dimensity 82, 83 अल्ट्रा वाले प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं आसानी से, और इस स्मार्टफोन में आपको एक बिल्कुल मीडियम टाइप का प्रोसेसर देखने को मिलता है। आपको हैवी टास्क करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला है इस स्मार्टफोन में। मेरे हिसाब से इसमें प्रोसेसर थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था। और बात करें Oppo F25 Pro की, अगली प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो लगी इसकी डिस्प्ले में। जी हाँ, वैसे तो आपको इस स्मार्टफोन में AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करती है। तो इसमें प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो लगी इसकी प्रोटेक्शन में। जी हाँ, इसमें आपको पांडा ग्लास देखने को मिलता है, जो मेरे हिसाब से इस प्राइस में बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता। ये पांडा ग्लास आपको स्क्रैच वगैरह से तो बचा लेगा, पर आपके स्मार्टफोन को गिरते वक्त नहीं बचा सकता। जी हाँ, आपका स्मार्टफोन अगर आपसे हाथ से गिरेगा तो टूटने की पूरी संभावना रहेगी। साथ साथ इसकी डिस्प्ले में आपको वाइड वन L1 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, आप इसकी मदद से नेटफ्लिक्स वगैरह में फुल HD कंटेंट देख सकते थे, पर इस स्मार्टफोन में वो मिसिंग है। साथ साथ इसकी पीक ब्राइटनेस भी काफ़ी कम है। इसमें आपको 1100 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, तो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में काफ़ी कम है। और बात करें Oppo F25 Pro की, अगली प्रॉब्लम जो मुझे लगी है स्मार्टफोन में वो लगी इसकी स्पीकर में। जी हाँ, इसमें आपको सिंगल मोनो स्पीकर देखने को मिलता है। जी हाँ, इस प्राइस रेंज में आते हुए भी इसमें आपको डुअल स्टेरियो स्पीकर देखने को नहीं मिलते हैं, जो मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन की काफ़ी बड़ी कमी है। और वैसे इसका स्पीकर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, पर आप अगर स्टेरियो स्पीकर से कंपेयर करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस आपको डाउन ही लगेगी। और बात करें Oppo F25 Pro की, अगली प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो लगी इसके सॉफ्टवेयर में। जी हाँ, वैसे तो इसमें आपको ColorOS 14 देखने को मिलता है जो Android 14 के ऊपर बेस है, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये ColorOS है ना बहुत सारे ब्लोटवेयर को देख कर आता है। जी हाँ, इस स्मार्टफोन में आपको भर के ब्लोटवेयर देखने को मिलेंगे, तो मेरे हिसाब से सही बात नहीं है इस प्राइस रेंज में। हाँ, आप उनको सभी को इंस्टॉल कर सकते हैं, ये काफ़ी बढ़िया बात है, कंपनी ने ऑप्शन दे रखा है, पर इसमें ब्लोटवेयर मेरे हिसाब से कम होने चाहिए। साथ साथ इसमें आपको अपडेट पॉलिसी भी कम लगेगी। जी हाँ, इसमें आपको सिर्फ 2 साल की मेजर अपडेट देखने को मिलेंगी। जी हाँ, इसमें आपको सिर्फ 2 एंड्रॉयड अपडेट देखने को मिलेंगे और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेगा, जो मेरे हिसाब से थोड़ा कम है। और बात करें कुछ ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की जो है तो छोटी मोटी, पर आपको रियल लाइफ में बिल्कुल इफेक्ट करने वाली होंगी। जैसे इसमें आपको 3.5 वाला जैक देखने को नहीं मिलता है, ना ही इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलती है, ना ही रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। साथ साथ इसमें आपको रैम में भी सिर्फ एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसमें आप सिर्फ 8 GB की रैम ही देख सकते हैं, चाहे आप हायर वेरिएंट ले लें या लो वेरिएंट ले लें, दोनों में आपको सिर्फ 8 GB रैम देखने को मिलेगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी जो मेरे हिसाब से Oppo F25 Pro में आपको देखने में मिलती हैं, और मैंने आपके साथ साझा कर दी है। अगर आपको इन प्रॉब्लम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आपके लिए 25,000 रुपये के आसपास की प्राइस में और भी बहुत सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं, वो आप खरीद सकते हैं इसके बजाय। आपको इन स्मार्टफोन की लिंक और Oppo F25 Pro की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब @टेक चैनल।